हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। इसकी पिछली कक्षा में आप क्लास 8 में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद क्लास 9th में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में थोड़ा सा अध्याय में जाने से पहले कुछ डिफिनीशन है जो हमारे इस अध्याय में काम आने वाले हैं, उन्हीं को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमें कैसे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्याएं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए आइए प्राकृत संख्या को समझ लेते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि आखिर प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग डिफिनीशन देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश डैश इस तरह से ये संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं। आगे है पूर्ण संख्या जिसे हम W से व्यक्त करते हैं और ये कहलाता है होल नंबर। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं ये क्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होता है। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्याएं क्या है। तो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे 0 1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्या क्या था, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में केवल 0 और आ गया तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 केवल पूर्ण संख्या में 0 का फर्क है, बाकी पूरा वही है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा अनंत का साइन है। तो ये इस तरह से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक यहाँ पे देखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या को आप लेंगे और इसके माइनस के चिन्ह भी ले लेंगे तो वो बन जाएगा पूर्णांक। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 डैश डैश इधर अनंत तक। और यहाँ पे देखिए सभी पूर्ण संख्याएं ले लिए और इसके बाद माइनस के भी सभी ले लेना है। माइनस के भी ले लेना है, जैसे -1 -2 -3 -4 डैश डैश इधर होगा, इधर माइनस अनंत तक और इधर प्लस अनंत तक। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। आप ये चिन्हों को ध्यान रखिए, बहुत काम आने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, P/Q के रूप में, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं परिमेय संख्या तो मैं इसे बता देता हूं। ये से कहते हैं परिमेय संख्या की मैं परिभाषा बता देता हूं, लिख लीजिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। ये देख लीजिए, आपने पूर्णांक तो पढ़ ही लिया है कि पूर्णांक क्या है, 0 से अनंत तक। ठीक है, और इधर माइनस के भी सभी अनंत तक। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे P/Q के रूप में ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। यहाँ पे देख लीजिए, आपका कोई भी संख्या Q बराबर नहीं है 0, ये तो आपको सबको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और नहीं पढ़े तो आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ये जो P और Q है, यहाँ पे देख लीजिए, P और Q
पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहां पे हमें कैसे एग्जाम्पल इसकी बात करें तो यहां पे जैसे 3/7 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, 3/7 परिमेय संख्या है। जैसे 3 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है, यहाँ पे देख लीजिए, और 7 भी हमारा पूर्णांक है। तो 3 जो हमें पूर्णांक के रूप में लिखा हो वो क्या है? परिमेय संख्या। और जैसे बात करें 5/9 तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और बात करें जैसे 3/6 ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर ध्यान रखिएगा बात, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने अगर लिख दिया 5/0, किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि Q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो अनंत है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए इस तरह से संख्या नहीं होगी। और देख लेते एग्जाम्पल, जैसे 9/11 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ, क्या ये जो बटे के रूप में संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहां पे देखेंगे क्या √3/5 ये क्या परिमेय संख्या है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये देखिए √3 क्या पूर्णांक है हमारा? नहीं है। तो रूट की संख्याएं अगर हो बटे में तो ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? जो इस तरह रूट के रूप में होते हैं तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको चाहे ऊपर लिखा हो जैसे √5/7 लिख दिया जाए, कहीं भी अगर अंडर रूट पे रहता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, चाहे भले ही बटे के रूप में क्यों ना हो। ठीक है, और आगे जैसे अगर 6/√2 लिख दिया गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि अंडर रूट की संख्याएं हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। और अपरिमेय संख्या इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसी तरह से √3, √5, √2+3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई, इस तरह की ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और ये कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। जो हमारा ये वास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या जो हमारा है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो यहां पे वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ने से मिलता है हमें वास्तविक संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए जो सभी ये सभी जितने भी हैं वास्तविक परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से हमारा बन जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वह स्वयं से विभाजित होता हो या फिर 1 से। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनके 2 संख्या। तो यहां पे देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है कि जैसे 2 को ऐसी और कोई संख्या नहीं है कि जो इसे विभाजित कर सके, या 2 स्वयं विभाजित करेगा या फिर यह 1 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 3 से विभाजित होता है इसलिए। तो यहां पे 11 और इस तरह से 13, 17 डैश डैश इस तरह की ये संख्याएं क्या है?
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे स्वयं या एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया? चलिए आइए आगे देखते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, ठीक है, या एक या स्वयं या फिर दूसरी संख्याओं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो 4, 6, 8, 10, 12, यहां पे ध्यान रखिएगा, 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, 16 डैश डैश, इस तरह की संख्या जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो फिर क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिसे कोई दूसरी संख्या विभाजित करे, स्वयं के अलावा या एक के अलावा कोई दूसरी संख्या विभाजित करे, वो सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये तो थोड़ा सा इस पाठ के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं इसको बता दिया। अब इसके बाद जो हमें इस अध्याय में पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलिए आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे हमें तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है यह चैप्टर। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको कैसे करना है। बहुत ही आसान है। अगर आप क्लास 9 से पहले अगर भाग सीखे होंगे डिवाइड करना तो आपसे बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ रूल्स है। ठीक है, इसे हमें यूज करना है। जैसे दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, अभी हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं। जैसे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसा कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको क्या लिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो भाज्य है ये क्या है, a है, बराबर भाजक क्या है, b, गुणे भागफल क्या है, q, और शेषफल जो है हमारा है r। ठीक है, ये इस तरह से ये एक फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा b का मान जो है ये r से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें कैसे भाग देना है इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का 24 से ज्यादा ना हो। आप लोग भाग तो दे लेते होंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28 ज्यादा होंगे, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो ये और इसे आप घटा देंगे तो 24 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी भाग देना है। 5 तिया 15, बचा कितना, 1। ठीक है, और आगे चलते हैं, 4 6 24 और इसके बाद ये बचेगा 0। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो हमने छोटी संख्याओं से भाग दिया है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है और अंदर क्या है, छोटी संख्या। इसे अब किस तरह से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे क्या होता है, 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, उसी तरह 6 गुणे 0 भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो भाजक है, भाजक से शेषफल हमेशा क्या होगा, छोटा होना चाहिए। ये जो भाजक है, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है।
तो चलिए आइए इसको भाग देंगे। तो 6 का भाग तो 0 बार तो जा सकता है ना, है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का 0 से जब होगा तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा ये 5 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भाजक। भाजक हमारा क्या है, ये भाज्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो अंदर लिखा गया है ये क्या है, हमारा भाज्य है, और यहाँ पे ये भाजक है, और ये हमारा भागफल है, और ये क्या है, शेषफल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है भाज्य, बीच की संख्या लिखना है। तो जैसे हमने बीच की संख्या लिख लिया, इसके बाद लगाना है बराबर। ठीक है, और अगल बगल की संख्याओं का करना है गुणा, यानी 7 गुणे 3। अगल बगल की संख्याओं का करना है गुणा 7 गुणे 3, फिर लगाना है प्लस, तो प्लस, और इसके बाद लिखना है शेषफल। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे देखिए। सबसे पहले अभी मैंने बताया ना क्या करना है, सबसे पहले ये बीच की संख्या लिखना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 16, फिर लगाना है बराबर, और करना है अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 5 गुणे 3। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 3, और धन में ये शेषफल। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखेंगे, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, लिखना है बीच की संख्या। बीच की संख्या लिख लिए, इसके बाद करना क्या है, बराबर, और अगल बगल की संख्याओं का कर देना है गुणा, यानी 4 गुणे 6। ठीक है, और धन शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद इसे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीच की संख्या। बीच में संख्या क्या है, 5, बराबर अगल बगल की संख्या का गुणा, यानी 6 गुणे 0, धन शेषफल क्या है, 5। तो ये इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो अंदर लिखा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, भाज्य को बोलते हैं ए, हमारा भाजक क्या कहलाता है, बी, और भागफल क्यू, और शेषफल जो है हमारा ये क्या है, आर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे, अगर ये आपको बात समझ में आ गया होगा, एक आध एग्जाम्पल हम और दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये आपको अगर समझ में कुछ आया होगा तो फिर आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए आइए, हमारे एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसे हम देख लेंगे, और जैसे हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल एक छोटा सा लिया है, 26 और 4 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हिंदी में महत्तम समावर्तक। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 26 और 4 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी मैंने पहले बता दिया है कि कैसे करना है, इसका फार्मूला क्या है। तो चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसका हल कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे 26 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका जो आंसर है कि 26 बड़ा है किससे, 4 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 बड़ा है 4 से। ठीक है, ये बड़े का साइन कैसे होता है, तो जिधर की ओर मुंह खुला होगा उस साइड बड़ी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, तो 26 बड़ा है किससे, 4 से। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि रफ पेपर उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड में रफ बना लिया, और इसके बाद
हमको करना क्या है, इन जो दो संख्याएं दिया हुआ है इसमें से बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी संख्या है उसे हमें सबसे पहले भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और ये जो छोटी संख्या है इसे हमें साइड से लिख देना है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये 4 का भाग देंगे, ये 26 से ज्यादा ना हो। 4 सते 28, 4 6 24, तो 6 बार में ये आएगा 4 6 24। अब इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो यहां से 26 में से 24 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम प्रमेयिका लगाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, बीच की संख्या। बीच की संख्या आप लिखेंगे तो बीच की संख्या क्या है, 26। तो बीच की संख्या यहां लिखेंगे 26 बराबर अगल बगल की संख्या का करना है गुणा, यानी 4 गुणे 6। यहां पे लिखेंगे 4 गुणे 6 और धन में शेषफल, धन क्या है, शेषफल 2। क्या शेष, जब तक हमें भाग देना है, ध्यान रखिएगा, जब तक भाग देना है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये जो हमारा शेषफल है इसे अब हमें मान लेना है भाजक। ठीक है, यहां से देखिए, और ये जो हमारा पुराना भाजक था इसे मान लेना है भाज्य। ठीक है, अब करेंगे 2 का फिर से भाग देंगे तो 2 दूना 4, कितने बार में, यहां पे 2 दूना 4 और यहां पे अब हमारा आ जाता है शेषफल 0। तो यहां पे सेकंड कंडीशन लगेगा हमारे पास, क्या है देखिए, यहां पे पहले बीच की संख्या लिखेंगे, तो यहां पे लिख दिए बीच की संख्या बराबर अगल बगल की संख्याओं का करना है गुणा, यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 धन शेषफल क्या आया है 0। तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लास्ट में हमारा ये आएगा क्या है, भाजक, यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यानी जैसा कि ये संख्याएं जो भी रहेगा, लास्ट का जो भी भाजक, जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है और लास्ट का जो भी भाजक रहेगा वही हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो चलिए आइए यहां पे लिख देते हैं 26 और 4 का एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो 26 और 4 का एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक आध और एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं एक्सरसाइज में जाने से पहले, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये भाग जब तक आपको देना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है 25 और 7 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। आप एचसीएफ का मतलब समझ गए होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 25 और 7 में आप बताइए कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 25 और 7 में जो बड़ी संख्या है वो हमारा है 25 बड़ा है किससे, 7 से। ठीक है, ये बड़े का साइन है, जिधर की ओर मुंह खुला हो उधर बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ धन R। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। यहां पे क्या करेंगे कि स्थिति लगाएंगे, स्थिति लिखेंगे या चरण आप लिख सकते हैं फर्स्ट। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ पेपर उठाना है और रफ पेपर में हमें देना है सबसे पहले भाग। यहां पे भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा भाग का चिन्ह है और इस पर हमें सबसे पहले ये बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिख देना है।
ठीक है। तो चलिए आइए, ये बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में हमने लिख लिया। अब इसके बाद ये जो छोटी संख्या है इसे हमें साइड से लिखना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब 7 का टेबल पढ़ना है कि 25 से ज्यादा ना हो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज्यादा होंगे तो 7 त्रिक 21, ठीक है। और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 25 में से 21 जब माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 4 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम चरण लिखेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या करना है कि बीच की संख्या लिखना है। सबसे पहले बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या है 25, बराबर करना क्या है अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 7 गुणे 3, यहां पे लिखेंगे 7 गुणे 3 और प्लस शेषफल हमारा क्या है, तो यहाँ पे शेषफल 4। अभी हमें और आगे भाग देना है क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, ठीक है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा शेषफल था इसे अब हम बना देंगे क्या, भाजक, और जो हमारा पुराना भाजक था वो आ जाएगा भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम करते हैं भाग। 4 का हमें पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8 ज्यादा होंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे तो 7 में से अब 4 जब माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। 7 में से जब 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये हमें फिर से प्रमेय का लगा लेना है यहाँ पे। अगला नेक्स्ट नंबर सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले लिखना है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या है 7, बराबर करना है अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 4 गुणे 1, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 1 धन शेषफल क्या है हमारा 3, यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम जो हमारा शेषफल है इसे अब हम बना देंगे क्या, भाजक, और हमारा जो पुराना भाजक था उसे अब हम बना देंगे भाज्य, ठीक है। तो अब चलिए 3 का फिर से ऐसा टेबल बनाना है कि 4 से ज्यादा ना हो, तो 3 एकम 3 एक बार ही जाएगा, तो यहां पे 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो चलिए आइए इसे देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर है क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है बीच की संख्या, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या है हमारे पास 4, बराबर अगल बगल की संख्या का कर देना है गुणा, यानी 3 गुणे 1, यहां पे लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा क्या है 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। भाग जब तक देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब यहां पे क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल था इसे अब हम मान लेंगे क्या, भाजक, और यहाँ पे जो हमारा पुराना भाजक था उसे हम मान लेंगे भाज्य। अब फिर से हमें भाग देना है, यानी 1 का पहाड़ा पढ़ना, ऐसे 3 से ज्यादा ना हो तो 1 तिया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब इसे हम लिखेंगे अगले नंबर पे। पहली सबसे पहले बीच की संख्या लिखना है, तो बीच की संख्या क्या है 3, बराबर अगल बगल की संख्या का करना है गुणा, यानी 1 गुणे 3 प्लस शेषफल हमारा आ चुका है 0, तो यहां लिखेंगे जहां शेषफल बराबर है 0। और यहां पे मैंने बताया था कि जो भी लास्ट का ये हमारा भाजक होता है ये यही कहलाता है HCF, यानी ये नंबर जो कहलाएगा, ठीक है। तो लास्ट का जो भी भाजक आएगा वही HCF है। तो हम यहाँ पे बताएंगे क्या था 25, अतः लिखना है 25 और 7 का HCF बराबर 1 होगा, ठीक है। आशा करता हूं इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह से कंटिन्यू
क्लास चलते रहेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, आपको मिलेंगे पूरे एग्जाम्पल मैंने बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास पे। तो चलिए आइए चलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।